हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आपके रेनबो लिटरेचर बुक से फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इस चैप्टर को डिटेल में समझते हैं और इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। यहाँ पर आप महात्मा गांधी के चित्र भी देख सकते हो और ये आपके बुक के ही पेजेस हैं, तो इस वीडियो को देखने में आपको अपने बुक को भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more of a spiritual leader than a politician. He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. तो ये सारी बातें तो हम सभी को पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम था और उन्हें प्यार से लोग बापू कहते थे और उन्हें फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहा जाता है। और जितने भी हमारे करेंसी नोट्स हैं उन सब पर हम गांधी जी की तस्वीर देखते हैं। अब इन्हें एक पॉलिटिशियन से ज्यादा, ठीक है, इन्हें एक स्पिरिचुअल लीडर माना। स्पिरिचुअल लीडर कौन होता है? ऐसे लोग जो अध्यात्म की बात करते हैं, अध्यात्म लोगों को सिखाते हैं। तो आजकल अपने, अगर आप इंटरनेट फॉलो करते हो, यूट्यूब फॉलो करते हो, न्यूज़ फॉलो करते हो, तो आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और लोगों को अच्छी-अच्छी बात सिखाते हैं, अच्छे राह पर चलने की सलाह देते हैं। तो कुछ इसी तरह के इंसान गांधी जी भी थे। और ट्रूथ और नॉन वायलेंस, ट्रूथ का तो मतलब है सच्चाई, नॉन वायलेंस का मतलब किसी भी तरह से हिंसा नहीं, अहिंसा। तो इन दोनों मार्गों पे चल के गांधी जी ने हमें ब्रिटिशर्स से, इंग्लिश पीपल से आज़ादी दिलाने में मदद की। 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। तो अगर हम 1915 से लेकर 1948 का दौर देखें तो उस समय अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था पॉलिटिक्स में, इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो वो गांधी जी। लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे और आंख बंद करके उनके बताए गए राहों पर, रास्तों पर चलते। He died at the hands of a fanatic on 30th January 1948 और 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी और उसी समय गांधी जी की मृत्यु हो गई। His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master of chaste idiomatic English। तो अगर हम गांधी जी द्वारा लिखे गए अलग अलग नॉवेल्स को, बुक्स को, उनके डिफरेंट आर्टिकल्स को, उनके स्पीचेस को, भाषण को सुने, तो हमें ये पता चलता है कि वो एक थिंकर तो थे ही, क्योंकि गांधीनिज्म जो है वो अभी एक पॉलिटिकल फिलोसफी भी है और साथ ही साथ वो इंग्लिश के भी बहुत मास्टर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो आपका चैप्टर है, ये एक्सट्रैक्ट मतलब एक पोर्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो गांधी जी ने अलग-अलग जगहों पर बातें कही हैं, जो भाषण दिए हैं, उनका। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें गांधी जी ने लोगों को बताया है कि किस तरह से जो इंडियन कल्चर है वो कितना पुराना है। इट्स ऑलवेज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। चाहे हमारे देश में कितनी भी मुसीबतें आए हैं, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो हमेशा से अटूट उसी तरह से बना। इसी चीज को गांधी जी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उसके थ्रू दर्शा रहे हैं। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। और आज आप इस पूरे चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात सीखोगे वो ये है कि जो वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, अब वर्ल्ड को, अगर आपको वर्ल्ड मैप अच्छे से समझ में आता है, तो वर्ल्ड को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है, ये ईस्ट है। मेनली जो एशिया है वो ईस्ट है, उसको ईस्ट माना जाता है और जो अमेरिकाज़ है, यूरोप है, वो वेस्ट है। तो वेस्ट का जो सिविलाइज़ेशन है, वेस्ट का जो कल्चर है, वो हमेशा मटीरियलिज़्म के पीछे भागता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना, उसी चीज़ को वो अपना वेल-बीइंग और सक्सेस मानता है। जबकि जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वो
हमें चीज़ों के पीछे, भौतिक चीज़ों के पीछे भागना नहीं सिखाता, वो आपको मॉरल वेल-बीइंग के बारे में सिखाता है। आप खुद को एक बेहतर से बेहतर इंसान किस तरह से बना सकते हैं। यही जो है वो हमारा सबसे मेजर डिफरेंस है वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर का। और इस पूरे टॉक में, इस पूरे स्पीच में गांधी जी ने यही दर्शाया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? ये आपको अपने जनरल नॉलेज से बताना है कि आपको क्या पता है गांधी। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? अब आपको ये पता होगा, और ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको नेट पे भी रिसर्च करना चाहिए कि गांधी जी एक बार बिहार आए थे। पटना स्टेशन पे वो उतरे थे और वहां से वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। चंपारण में उन्होंने इंडिगो फार्मर्स के लिए क्या-क्या किया था, वो सारी चीजें आपको बता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन? अब ये जो क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझते कि सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि गांधी जी किस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन को महान दर्शा रहे हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत ही अलग दर्शा रहे हैं। तो सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों का मतलब है सभ्यता। हिंदी में हम उसे सभ्यता कहते हैं। सिविलाइजेशन, इंग्लिश में जो सिविलाइजेशन है वो मीन करता है एक ऐसा सोसाइटी का स्ट्रक्चर जहाँ पर प्रॉपर पॉलिटिकल पावर्स हो। जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी हो, ठीक है। किंग्स का भी रूल हो सकता है, मोनार्की हो सकता है, ऑटोक्रेसी हो सकता है, प्लूटोक्रेसी हो सकता है, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, बट एक प्रॉपर पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जुडिशियरी है, पुलिस सिस्टम है, मतलब सोसाइटी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे से वहां पर प्लानिंग है, और लोग उस सोसाइटी में रहने वाले लोग एक सिस्टम के अंदर फंक्शन। तो अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको अब कहा जाता है, उसके बारे में सुना है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ की व्यवस्था कितनी अच्छी थी, कितने एफिशिएंटली, कितनी परिपक्वता से लोग अपने टाउन को मेंटेन करते थे, और हर चीज़ का एक सिस्टम था। रोड बनाने का सिस्टम था, घर को बनाने का एक सिस्टम था, ड्रेनेज का, नालियों का एक सिस्टम था, जो कि अभी के इतने मॉडर्न इंडिया में भी हम उस तरह के डेवलपमेंट को, प्लानिंग को नहीं देखते। ठीक है? तो यही मतलब होता है सिविलाइजेशन और कल्चर। और कल्चर को तो हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि एक कंट्री में, एक सोसाइटी में लोग किस तरह से रहते हैं, उनके रहने-सहने का ढंग क्या है, खाने-पीने की क्या आदतें हैं, सोचने का क्या ढंग है, किस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, किस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें कल्चर। जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू योर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू? तो हमारे जो रिलीजियस बुक, ठीक है, ये हमें ह्यूमन वैल्यूज, एक ह्यूमन लाइफ को, एक इंसान को अपने लाइफ को किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह की चीज़ों के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, एफर्ट्स करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा गीता। और ऐसा नहीं है कि गीता ही एक टेक्स्ट है जो ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात करती है। आप किसी भी रिलीजन की किसी भी टेक्स्ट को अगर उठाओगे तो वो हमेशा आपको एक बेहतर से बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसमें जो गांधी जी ने जो बातें कही हैं वो आप हम पढ़ेंगे। तो आपका पैराग्राफ नंबर 1 है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, वैसी सभ्यता पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इवॉल्व नहीं हुई है। और जितनी भी सभ्यताएं अभी तक इस दुनिया में रह चुकी हैं, वो इंडियन सिविलाइजेशन का मुकाबला नहीं कर। और हमारे एंसेस्टर्स ने, एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वजों ने जो हमारे सिविलाइजेशन का, जो हमारे कल्चर का बीज बोया है, उसका मुकाबला, उसका टक्कर और कोई सिविलाइजेशन इस वर्ल्ड में नहीं। Rome went, Greece shared the same fate, world was broken, Japan has become westernized. Of China, nothing can be said, but India is still somehow or the other found at the foundation. तो यहाँ पर गांधी जी आपको बता रहे हैं कि ग्रीस जो बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था, बहुत सक्सेसफुल था, बहुत ग्लोरियस था, बहुत संभ्रांत भी था अपने समय पर, वो भी नहीं बचा। सेम कंडीशन हुआ रोम का। तो पहले ग्रीस की सिविलाइजेशन थी यूरोप में, उसके बाद रोमन एम्पायर आया, और यही हाल हुआ इजिप्ट में, जो बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था, जहाँ के किंग्स और क्वींस को pharaohs कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ राइट हैंड साइड पे जो आप एक इंसान की जो के बस्ट की जो चित्र आप देख रहे हो, वो एक फ़ाराओ की चित्र है। इस तरह से आपने मम्मीज़ देखा होगा टीवी पर या आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हो। तो इजिप्शियन किंग्स और क्वीन्स की मम्मीज़ मिलती हैं। जापान भी टाइम के साथ वेस्टर्नाइज़ हो गया, वेस्टर्न कल्चर को जापान ने अपना लिया। चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आज भी हम चाइना के सिचुएशन के बारे में जान रहे हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अपहीवल कितना था। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं, तो भारतवर्ष ने अभी तक अपने सभ्यता को, अपने कल्चर को बचा कर रखा है, चाहे हमारे ऊपर कितने भी आक्रमण हुए। मुस्लिम सारे इस्लामिक इन्वेडर्स ने हमें जीता, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने आके हमें जीता, हमें बहुत तरह से बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की। उसके भी पहले अगर हम हिस्ट्री में जाएँ, तो आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में पता होगा, अशोका द ग्रेट, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की थी। इन सारे लोगों ने भी ग्रीक्स के साथ में काम किया, उस टाइम पे ग्रीक इन्वेजन चल रहा था इंडिया में। तो इन सारे इन्वेजन्स के बाद भी सारे के सारे कल्चर इंडियन कल्चर में सम्मिलित हो जाते हैं और फिर भी हमारा इंडियन कल्चर जो है, वो बचा रहता है। अब इस चीज़ का सबसे अच्छा और सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल होगा हमारा खाना, ठीक है? आप सभी बच्चे जानते होंगे, पिज़्ज़ा के बारे में जानते होंगे, बर्गर्स जानते होंगे, ठीक है? या फिर हम उससे भी ज़्यादा बात करें तो जितना भी चाइनीज़ खाना है, नूडल्स, ऑल काइंड्स ऑफ नूडल्स और मंचूरियन जो भी आप चाइनीज़, तो क्या ये ऐसा चाइना में खाया जाता है? नहीं। चाइना में नूडल्स खाया जाता है, ज़रूर खाया जाता है, बट उस नूडल्स को वैसे नहीं खाते हैं वो लोग जिस तरह से हम यहाँ इंडिया में। तो क्या हुआ, चाइना का जो कल्चर था नूडल्स, वो इंडिया के कल्चर के साथ, इंडिया के खाने और मसालों के साथ मिलकर वो इंडियनाइज़ हो, ठीक है? तो अगर आप प्रॉपर किसी भी कुलिनरी बुक में देखोगे या अगर आप बहुत बड़े शेफ़ से बात करते हो, तो वो चाइनीज़ नहीं कहते हैं उसे, वो उसे इंडियन चाइनीज़ कहते हैं, क्योंकि वो चाइनीज़ खाने का इंडियन वर्ज़न है। यही कुछ हुआ पिज़्ज़ा के साथ, पिज़्ज़ा जो इटालियन है, अब आपको बहुत वर्ज़न्स ऑफ ऐसे पिज़्ज़ा मिलते हैं जिनको इंडियन टेस्ट के हिसाब से बनाया जा रहा है, इंडियन फ्लेवर्स के हिसाब से, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम्पल से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि इंडिया में चाहे जो भी चीज़ें आ जाएँ बाहर, हम उनका एक इंडियन वर्ज़न बना देते हैं, ठीक है? हमारे ड्रेसेस में भी आप देखोगे तो वही बात है। लोग कोट पैंट पहनते हैं, लेकिन साथ ही लोग अपने शादी में जो उनका पारंपरिक पोशाक है, वही पहनकर शादी करते हैं। चाहे जीन्स और गाउन और ड्रेसेस कितने भी ज़्यादा फैशन में आ जाएँ, लेकिन फिर भी सभी लोग साड़ी पहनते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से जो इंडियन कल्चर का जो फाउंडेशन है, जो हमारी जड़ें हैं, वो अभी भी मजबूत है, चाहे हम कितना भी वेस्टर्नाइज़ेशन को, दूसरे देशों के कल्चर को अपना लें, बट वो इंडियन कल्चर के साथ में घुल-मिल कर कुछ नया ही बन जाता है, इंडियन कल्चर को नहीं, ठीक है? यही बात गांधी जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पैराग्राफ। The people of Europe learned their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer. In trying to learn from them, the Europeans imagine they will avoid the mistakes of Greece and Rome, such as their pitiable condition. तो जो यूरोप के लोग हैं, वो कहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं? रोम और ग्रीस में लिखे गए किताबों, ठीक है? लेकिन अब रोम और ग्रीस एग्ज़िस्ट नहीं करते। जबकि इंडिया में आप देखोगे हमारी जितनी भी महान टेक्स्ट हैं, जितने भी महान किताबें हैं, वो उसी तरह से आज भी एग्ज़िस्ट करती हैं और वो आज भी आपके लाइफ़ पर उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी वो पहले के टाइम पर जब वो शायद लिखी गई थी उस समय पर थी। In the midst of all this, India remains immovable, and that is her glory. It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant, and spoiled that it is not possible to induce them to adopt any change. इन सारे तरह की chaotic सिचुएशन में, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर इंडिया में एक दो नहीं हजारों हजारों आक्रमणकारी आए हैं और उन्होंने बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को जीता भी है। इन तरह सभी तरह के उथल-पुथल के बीच भी इंडिया का जो सिविलाइज़ेशन है, वो इमूवेबल है, ठीक है? इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं कर सकते, ठीक है? मूव करने का ऑपोज़िट है इमूवेबल, जिसको हिलाया-डुलाया नहीं जा सकता। दैट इज़ हर ग्लोरी और यही हमारी ग्लोरी है, यही हमारे यही हमारे कल्चर की शोभा है या उसकी गरिमा है या उसकी महानता है। कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी ये जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप कितने भी आक्रमण कर लो,
कितनी भी नई चीज़ सिखा लो, वो सब कुछ इंडियन कल्चर में घुल मिल। और ये जो चार्ज लगाया जाता है, मतलब ये जो लांछन लगाया जाता है इंडियन पीपल पे कि हम अनसिविलाइज्ड, ठीक है? हमारी कोई सभ्यता नहीं है, हम इग्नोरेंट हैं, बेवकूफ़ हैं, अनअवेयर्ड हैं, किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हैं, फ्लॉयड हैं, मतलब किसी भी तरह के इमोशंस नहीं है हमारे अंदर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बेसलेस है। हम किसी चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते, किसी चेंज को अडॉप्ट करने के लिए केपेबल नहीं है। ये सारे जो लांछन हम पर लगाए जाते हैं इंडियन पीपल पे, ये सब कुछ बेसलेस है, इनका कोई बेस नहीं। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. और हमने जो अपने एक्सपीरियंस से, जो हमारे पूर्वजों ने लाखों साल के एक्सपीरियंस से सीखा है, जो हमारे कल्चर को बनाया है, उसे हम चेंज नहीं करना चाहते। वो उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो जड़ें हैं, उसके जो रूट्स हैं, वो इतने मजबूत है, इतने साइंटिफिक हैं कि उनको चेंज करके कुछ आप नया जब अडॉप्ट भी करते हो, नया अपनाते भी हो, फिर भी आपको समझ में आता है कि जो पहले था वही अच्छा था और लोग वापस उसी पर चले जाते हैं। एनुअल क्या है? तो आप यहाँ पर नीचे जो पिक्चर देख रहे हो, अ, ये स्टैंड जैसा जो आपको दिख रहा है, तो एन्विल एक आयरन का स्टैंड जैसा होता है जिससे लोहार ब्लैकस्मिथ वो अपने औजारों को बनाता है, ठीक है? तो यहाँ पर एन्विल ऑफ एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? ये जो फ्रेज हुआ एन्विल ऑफ एक्सपीरियंस, इसका मतलब जिस तरह से एन्विल पर लोहार अपने औजारों को तपा-तपा कर, पीट-पीट कर मजबूत बनाता है, उसी तरह से हमारे जो एक्सपीरियंस है, उनको अच्छे से ठोक बजाकर बहुत सालों के ऑब्जर्वेशन, रिसर्च के बाद तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। Many thirst their advice upon India and she remains steady. This is her. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अलग-अलग कल्चर्स ने हमें अलग-अलग एडवाइस दिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने फिर भी वही किया जो हमें पता था कि हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है और वही सही है। क्योंकि वो जो है वही अ, यूनिवर्स का ट्रुथ है और ट्रुथ को आप कंजेक्चर से चेंज नहीं, ठीक है? अगर सूरज जो है वो पूरब में उगता है, तो चाहे कोई कुछ भी मान ले, सूरज हमेशा पूरब में ही ठीक है? तो चाहे आप ये मानकर बैठ जाओ कि नहीं, सूरज जहाँ उगता है वो पश्चिम है और सूरज जब उगता है तो रात होता है, दिन नहीं होती, तो भी उससे जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है वो चेंज नहीं। और यही हमारे कल्चर की ब्यूटी है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप। और ये हमारे होप को, ये हमारी आशा को, यही जो है वो मजबूती प्रदान करता है कि हम जो जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें जो सिखाया है, वही यूनिवर्सल ट्रुथ। तो चाहे आप जो अपना लो, जैसा भी अपना लो, जो ट्रुथ है वो यूनिवर्स से चेंज नहीं। अब आपने कोरोना टाइम पर देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग मरे, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री, क्योंकि वो इनकी इम्यूनिटी पावर कम है। हमारे इंडिया में हमने क्या किया? हमने दवाइयों को छोड़कर जो हमारे आयुर्वेदिक पद्धति है, ठीक है? आयुर्वेद हमें जो सिखाता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उस सारे चीज़ों से, उन सारे खाने के ही इंग्रीडिएंट से हमने अपने इम्यूनिटी को बढ़ाया, ठीक है? गवर्नमेंट ने भी बहुत तरह, आपने देखा होगा बहुत तरह से अलग-अलग ये काढ़ा पीना चाहिए, वो काढ़ा पीना चाहिए, इन सारी चीज़ों को प्रमोट। Civilization is that mode of conduct which points out to the man the path of duty, ठीक है? तो सिविलाइजेशन एक आपके आचरण को बताने वाला कंडक्ट, आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में और क्या नहीं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म। तो आप इसे परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कहें, अपने धर्म का पालन कहें, या मोरालिटी को ऑब्जर्व करना, मोरालिटी का पालन करना, दोनों एक ही बात। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन। और मोरालिटी ऑब्जर्व करना क्या है? अपने दिमाग पर और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पाना। So doing we know ourselves, the Gujarati equivalent for civilization means good conduct. इसलिए गुजराती में सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है? गुड कंडक्ट, सही आचरण। It is, if this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. और ये अगर अच्छे आचरण की बात को ही अगर हम सिविलाइजेशन मानते हैं, तो इस पैरामीटर से, इस डेफिनेशन से इंडिया हमेशा से ही अच्छा रहा है और उसे किसी भी और सिविलाइजेशन से, किसी भी और कल्चर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं।
We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. तो ये बात तो हम सभी को पता है कि दिमाग या आपका मन वो ऐसा है कि आप एक चीज पालोगे फिर आपको दूसरी चीज पाने की इच्छा होगी, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं फील करें। तो एक बर्ड की तरह जो हमेशा एक डाल से उठकर दूसरे डाल पर जाते रहे। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकेम। तो जितना ज़्यादा आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इच्छाएँ बढ़ती जाएँगी। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. They saw that happiness was largely a mental condition. इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमेशा से ये सिखाया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इच्छाओं के पीछे, अपनी आकांक्षाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। उस अगर खाना भी खाना है, तो सिर्फ़ पेट भरने तक खाना है। इतना नहीं खा लेना कि वो फिर दूसरे दिन आपकी तबीयत को खराब, ठीक है? इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने ये भी सिखाया था कि हैप्पीनेस जो है, खुशी किसी चीज़ से नहीं, किसी चीज़ की प्राप्ति से नहीं खुशी मिलती। खुशी आपका मेंटल कंडीशन। Man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy and the poor to be happy. तो ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा संभ्रांत इंसान है जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खुश हो। और जो एक पुअर इंसान है, जो एक गरीब इंसान है, उसके पास कुछ नहीं है इसलिए वो हमेशा दुखी हो। ऐसा नहीं है, जबकि आपको ज़्यादातर अगर आप सोसाइटी में देखोगे तो उल्टा ही देखने को मिलेगा कि जो गरीब है वो ज़्यादातर खुश रहते हैं, लेकिन ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो करोड़पति है, मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, फिर भी वो खुश नहीं रहता, हमेशा उसके चेहरे पर आपको स्ट्रेस और टेंशन दिखेगी। तो इसीलिए हैप्पीनेस जो है, जो खुशी है, वो एक मेंटल स्टेट है। आप कैसा फ़ील कर रहे हो, वो किसी चीज़ के होने या नहीं होने की वज़ह से नहीं होती। वो आपके अपने साइकोलॉजी का प्रोडक्ट है। और यही सारी बातें अगर आप जो हम शुरुआत में स्पिरिचुअल लीडर्स की बात कर रहे थे, अगर आप उनके वीडियोज़ को देखोगे या किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को आप फ़ॉलो करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे स्पिरिचुअल लीडर आपको यही सिखाते हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों के पीछे नहीं भागो। अपने मेंटल कंडीशन को आप ठीक रखें जिसकी वजह से आप किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ कंडीशन, मेंटल बीमारी से ग्रसित ना हो। ठीक है? कोई एक प्रॉब्लम नहीं बड़ा होता, बट उस प्रॉब्लम को आप कैसे डील कर रहे हो उससे ये इफेक्ट होता है कि आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका दिमाग परेशान रहेगा, आप स्ट्रेस में रहोगे या आप खुश रहोगे। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। और जो पैसा है, जो सामान है, वो दुनिया में हर एक इंसान को नहीं मिलता। सबका भाग्य अलग-अलग है। तो ऐसा शायद ही कभी दुनिया में सिचुएशन आ पाएगा कि दुनिया में हर एक इंसान के पास इक्वल लेवल में पैसा हो, इक्वल लेवल में सारी चीज़ें, ठीक है? अभी भी अ, आपने अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी का ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं, एक इंसान के पास ये सारे के सारे पैसे हों और बाकी सारे लोग एक कंट्री के अंदर गरीब हो, ये एक डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। बट क्या उसके बाद भी लोग खुश हैं? नहीं। अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम से अभी देखें तो हमारे कंट्री में हर एक इंसान की स्थिति बहुत बेहतर हुई। एक टाइम पर एक टाइम पर हमारे कंट्री में, हमारे देश में लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास खाने के लिए भरपूर खाना नहीं। लेकिन अभी अगर आप देखो तो अगर आप कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अगर हम छोड़ दें, तो खाना-पीना भर तो हर किसी के पास, ठीक है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इतना हर इंसान कर पा रहा है। बट क्या इसका मतलब हर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो गया है? पहले से नहीं, ठीक है? क्योंकि खुशी आपके मेंटल कंडीशन पे डिपेंड। Observing all this, our ancestors dissuaded from luxuries and pleasures. We have managed with the same kind of flow as existed thousands of years ago. तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख के जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमेशा डिसुएड किया है। एनकरेज का ऑपोज़िट है डिसुएड करना। तो हमेशा हमें इस चीज़ से डिस्करेज किया है कि आपको लग्ज़रीज़ के पीछे, अलग-अलग चीज़ों को खरीदने के पीछे, अलग-अलग चीज़ों को पाने के पीछे नहीं भागना। एक तरह का फ्लो मतलब जिसे खेती की जाती है, हल। तो वो जो थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स पहले एग्ज़िस्ट करता था, वही इंडिपेंडेंस के टाइम तक लोग यूज़ कर रहे हैं। जो झोपड़ियाँ, the same kind of cottages that we had in former times and of indigenous education remains the same as before.
और जो एजुकेशन सिस्टम हजारों साल से हमारे कंट्री में चला आ रहा था, वही एजुकेशन सिस्टम इंडिपेंडेंस के टाइम पर था। और ये कहें कि जब तक ब्रिटिशर्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं किया था, तभी तक उसी एजुकेशन सिस्टम से सारे लोग बेनिफिट हो रहे थे। उसी तरह के घरों में, उसी तरह के छोटे-छोटे मिट्टी से बनी हुई झोपड़ियों में लोग रह। और अभी भी अगर आप देखो तो हर किसी के पास पक्का मकान है। लेकिन कभी लोग गर्मी से परेशान हैं, तो ठंड में जाड़े से परेशान हैं, जो कि ये सब प्रॉब्लम एक मिट्टी के घर में नहीं। वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कॉम्पिटिशन। हमारे कल्चर में, हमारे सभ्यता में ऐसा कोई रैट रेस नहीं था, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, जहाँ पे हर वक्त एक इंसान दूसरे इंसान को नीचे खींचने में, उसका गला काटने में लगा हो, ताकि वो अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पा सके। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज। हर इंसान का अपना ऑक्यूपेशन था, उसका अपना प्रोफेशन था, अपना काम था, और उसी से वो कमा। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we were set a heart after such things, we would become slaves and lose our moral fight. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास मशीन्स बनाने की ताकत नहीं थी या समझ नहीं थी, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि मशीन्स बनाने का कितना डैमेजिंग इफेक्ट। और ह्यूमन लाइफ को, एक प्रॉपर ह्यूमन लाइफ को इवॉल्व करने के लिए किसी भी तरह के एक्सटर्नल मशीनरी, डिवाइसेस, गैजेट्स, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। वो धीरे-धीरे आपकी मॉरल फाइबर, आपके दिमाग में आपकी मोरालिटी को, अच्छाई को करप्ट करता है। They therefore, after due deliberation, decided that we should not only do what we could with our hands and feet। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर, डेलिबरेशन मतलब विचार विमर्श कर कर उन लोगों ने ये सब कुछ डिसाइड किया था कि हमें मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने बॉडी को चलता हुआ रखना ज़रूरी है। तो आप देखो कि जब मशीन्स नहीं था, इंडियन लोग या पूरे वर्ल्ड में लोग अपने हाथों से ही काम करते थे, तो सबका हेल्थ अच्छा था। ठीक है, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स पे डिपेंडेंट हैं, और उसके बदले अब क्या हो रहा है, हमारे जो हेल्थ है वो खराब हो रहे हैं। अब आपको अपने बॉडी को वर्कआउट करने के लिए जिम जाना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, जो पहले की दुनिया में बिल्कुल ज़रूरत नहीं। They saw that our real happiness and health consisted in proper use of our hands and feet। तो हमारा हेल्थ कहाँ लाई करता है, जब हम अपने बॉडी को फंक्शनल रखेंगे, अपने बॉडी को कार्यरत रखेंगे। They further reasoned that large cities were a snare and useless encumbrance, and that people would not be happy in them, and there would be gangs of thieves and robbers and prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men। They were therefore satisfied with small villages। हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि बड़े-बड़े शहर बनाने का कोई फायदा नहीं है। बड़े-बड़े सिटीज जो है उनको एक तरह से माया जाल समझते हैं। स्नेयर मतलब एक तरह का जाल जो अपने आप जो किसी को भी फंसा दे। और यूजलेस एनकम्बरेंस, यूजलेस परेशानियां, लोग उसमें कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह सकते हैं, हैप्पी नहीं रह सकते, और लोग अगर डिससेटिस्फाइड होंगे, उनके पास अपने खाने पीने भर का भी अगर पूरा नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे, वो चोर बनेंगे, प्रोस्टिट्यूशन जैसे गलत हैबिट्स में, गलत चीजों में फंसेंगे। और बड़ी सिटीज, क्योंकि वहां पर सब कुछ प्रॉपर नहीं होगा, इन सारी चीजों को बढ़ावा देगा। और जो रिच पीपल है वो पुअर पीपल के पैसों को छीनने के, उसको हथियाने की कोशिश करेंगे, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का मॉरल पतन। इसीलिए लोग अपने छोटे छोटे विलेजेस में, गांव में ही खुश थे। They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, and therefore held the sovereign of the earth to be inferior to the rishis and fakis। हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि राजा और उसकी तलवार से ज्यादा ताकतवर क्या है, हमारी मोरालिटी, हमारे एथिक्स। ठीक है, इसीलिए उन्होंने सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ, सॉवरेन मतलब जो किंग है, तो धरती के राजा से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया, लर्निंग को, सही चीजों को सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, इसीलिए हमारे सभ्यता में जो ऋषि थे, साधु महात्मा थे, जिनके पास एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा ज्ञान होता था, जो दूर तक की चीजों को देखने समझने की क्षमता रखते थे, उनको सबसे ज्यादा इज्जत दिया जाता था देश में। राजा से भी ज्यादा उनका सम्मान किया जाता। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others।
और एक नेशन, एक राष्ट्र जहाँ पर इस तरह के वैल्यूज हों, जहाँ पर लोगों की सोच इस तरह की हो, वो दूसरे से सीखता नहीं, वो दूसरे को सिखाता है। दिस नेशन हैड कोड्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। और ऐसा नहीं था कि हमारा जो पुराना राष्ट्र था, हमारा जो पुराना भारत था, वहां पर डॉक्टर्स नहीं होते थे, वकील नहीं होते थे, कोर्ट्स का कोई सिस्टम नहीं था, जस्टिस का सिस्टम नहीं था, सब कुछ, लेकिन सब अपने अपने दायरे में रहते थे। और हर इंसान इस बात को समझता था कि जो वो अपने फिजिकल लाइफ में, भौतिक लाइफ में कर रहा है, सिर्फ वही जीवन का अंत नहीं है, उससे आगे भी जीवन है। एक बेहतर इंसान बनना, मोक्ष की प्राप्ति करना ही जीवन का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। वकील्स एंड वैद्य डिड नॉट रॉब पीपल। वकील मीन्स लॉयर्स एंड वैद्य मीन डॉक्टर। डिड नॉट रॉब पीपल, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, नॉट देयर मास्टर्स। और उस तरह उस समय इन सारे लोगों का जो माइंडसेट होता, वो लोगों की सेवा करना, उनसे पैसे लूटना नहीं होता। जस्टिस वॉज टॉलरेबल, फेयर, जस्टिस भी अच्छी तरह से दिया जाता था सबको। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट। और जनरली लोग, जस्टिस सिस्टम था पहले का, उससे अपने आप को दूरी बनाकर रखना चाहते थे। लोग चाहते थे कि हम ऐसे कोई काम करेंगे ना जिससे हमें कोर्ट के सामने, किसी वकील के सामने, जज के सामने जाना पड़े। देयर वर नो टाउट्स टू लure पीपल इनटू दैट। और इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं था कि जबरदस्ती लोगों को कोर्ट तक लाया जाए ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसे ले। This evil too was noticeable only in and around capitals. The common people lived independently and followed their agricultural occupation. और कोर्ट्स और इन सारी चीजों का सिस्टम कहाँ होता था? जहाँ पर राजा की राजगद्दी होती थी, उसका कैपिटल होता था। जो कॉमन पीपल होते थे वो अपने गांव में, अपने लाइफ में खुशी से रहते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। होम रूल का मतलब अपना गांव, अपनी इच्छा, अपने इच्छा के अनुसार वो अपने गांव को चलाते थे। अब यहाँ पर अगर आपने इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा तो आपको ये जानना चाहिए कि इंडियन विलेजेस को हमेशा से सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस कहा गया। सेल्फ सफिशिएंट मतलब वो किसी बाहर के ताकत पर या किंग उनके लिए क्या करेगा उस पर डिपेंड नहीं करते। उनका जो अपना पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था, कुछ लोग फार्मर्स थे, कुछ लोग कपड़ा बुनते थे, कोई बार्बर होगा, कोई ब्लैकस्मिथ होगा, मतलब कोई लोहार होगा, कोई सुनार होगा, कोई मोची होगा। हर आदमी किसी ना किसी प्रोफेशन में एंगेज होगा। कुछ लोग टीचर होंगे। तो हर आदमी किसी ना किसी प्रोफेशन में एंगेज होगा। जो काम दूसरा नहीं कर सकता, अब जैसे कि एक टीचर अगर वो पढ़ा रहा है तो वो खाना नहीं उगा सकता। खाना उगाने का काम कौन कर रहा है? जो किसान है वो कर रहा है। तो टीचर उसके बच्चे को पढ़ाएगा, उसके बदले में किसान टीचर के खाने पीने का भरपूर ध्यान रखेगा। तो इस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, एक दूसरे के लिए काम करते थे और सबका जीवन खुशी खुशी से चलता था। उनको किसी बाहर वाले की मदद की जरूरत नहीं। अभी एक्सरसाइज बी देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। ये जो सेंटेंसेस है इसको कंप्लीट करना है या इसको पूरा करना है इस चैप्टर में जो दिया गया उसी के हिसाब। ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है आप लोग कर सकते हो। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है या आपको कोई आंसर जानना है तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको आंसर बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? क्या डिफरेंस है? यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो मटेरियल वेलबींग के पीछे भागता है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन हमें मॉरल वेलबींग सिखाता है। Why does Gandhi say that mind is a restless bird? What makes the mind restless? तो ये भी मैंने आपको भी अच्छे से समझाया कि माइंड क्यों रेस्टलेस है, कैसे हमारी इच्छाएं अनंत है और किस तरह से उस पर काबू पाना चाहिए। Why did our ancestors dissuade from luxuries and pleasures? Did they do the right thing? हमारे ancestors ने, हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमेशा लग्जरीज को अपनाने से, लग्जूरियस लाइफ थिंग्स के पीछे भागने से हमें हमेशा क्यों रोका? क्या वो सही थे? आई थिंक अभी हमने जो डिस्कस किया उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ फ्लावर एज existed thousands of years ago? Why should we do the same thing again today? तो हमारे पास जो हल था वो हम क्यों उसको, उसका मैकेनिज्म को, उसकी टेक्नोलॉजी को बेहतर नहीं बना रहे थे और क्यों वही यूज कर रहे थे? इसके बारे में गांधी जी ने इस चैप्टर में क्या कहा है, आप क्या सोचते हो, ये आपको बताना है। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज व्हाइल दे वर सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस? तो हमारे पूर्वज क्यों नहीं बड़े बड़े शहर बनाना चाहते थे और क्यों वो गांव से ही? हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? और ये होम रूल क्या है, कैसे वो लोग होम रूल को एंजॉय करते थे? तो अभी जो मैंने सेल्फ सफिशिएंट विलेज के बारे में आपको बताया वही है
होम टू, उसी को आप इस आंसर में डिस्क्राइब। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 9 पे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी मतलब गांधी जी, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरीज। In no part of the world, under no civilization, have all men attained perfection. The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, and that of Western civilization is to propagate immorality. अब यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि जो मैं इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी सोच है। ये अलग-अलग सारे महान लोगों से, जो भी जिसने भी, अगर वो इंडियन ना भी हो, उसने इंडियन सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ा है, इस पर रिसर्च किया है, तो वो आपको यही सारी बातें बताए। और ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं हुआ है कि किसी भी सिविलाइजेशन में जितने भी लोग रह रहे हों वो 100% परफेक्ट। बट फिर भी इंडियन सिविलाइजेशन हमें मॉरल वेलबींग सिखाता है, अपने आप को अच्छा से अच्छा बेहतर इंसान बनने की सीख देता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरालिटी को बढ़ावा देता है। प्रोपोगेट करना मतलब बढ़ावा देना। The latter is godless and the former is built on a belief in God. So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child clings to mother's breast. तो ये सारी चीजें समझ कर कि किस तरह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो कोई इतनी अच्छी बात हमें नहीं बता रहा जो हमें आंख बंद करके हमें फॉलो करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को समझकर जितने भी लोग हैं जो इसको समझ रहे हैं इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को, उन्हें अपने इंडिया से, इंडियन सिविलाइजेशन से उसी तरह से चिपक कर रहना चाहिए, उसी तरह से उसका पालन करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, जैसे एक बच्चा अपने माँ से चिपका रहता है दूध। I'm no hater of the West. I'm thankful to the West for many a thing I have learned from Western literature. But I'm thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is what we must shun it at all costs. तो यहाँ पर गांधी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हेट करता हूँ, लेकिन मैंने जितने भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, उनके लिटरेचर को पढ़ा है, उनके बुक्स को पढ़ा है, उससे मुझे यही समझ में आया है कि कैसे मुझे उससे, उनके सिविलाइजेशन से दूरी बना कर रखनी चाहिए और अपने सिविलाइजेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे बढ़ावा देना चाहिए, और तभी हम इंडिया को कंप्लीटली सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। बट अभी अगर हम प्रेजेंट इंडिया की बात करें, 2023 में इंडिया की बात करें, तो ऐसा हो नहीं पाया है। इंडियन सिविलाइजेशन या यहाँ आज जो हमारा इंडियन नेशन है, वो कंप्लीटली वेस्टर्न आइडल्स पे ही बेस्ड है। हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ इंग्लिश सिस्टम पे ही मॉडल है। हमने इंडियन सिस्टम को नहीं। तो ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन गांधी जी के सामने ही बनाया गया और गांधी जी के लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो क्यों नहीं उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन या इंडियन वेज ऑफ वर्किंग को अपनाया? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, जिसका आंसर अभी तक तो किसी को नहीं मिला। What is the modern civilization? It is the worship of the material. It is the worship of the brute in us. It is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think that every step of the triumph of material civilization. तो मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में गांधी जी बता रहे हैं कि क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन? सिर्फ मटेरियल वेलबींग, चीजों, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप इकट्ठा कर सकते हैं, उसको पूजने के बारे में सिखाता है। हमारे अंदर का जो ब्रूट है, ब्रूट मतलब बीस्ट, जो शैतान जिसे कह सकते हैं, उसको जगाने की बात। और एक शैतान कैसा होता है? वो लालची होता है। आपने अगर अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुनी होगी, तो अली बाबा और 40 चोर की कहानी में क्या है? जो बदमाश चोर थे, वो सारे के सारे लोगों से वेल्थ को चुराकर एक जगह, एक गुफा में इकट्ठा करके रखते हैं। तो कुछ इसी तरह की सीख हमें जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो देता है। इट इज अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। वो प्योर एंड प्योर मटेरियलिज्म, सिर्फ भौतिकता सिखाता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं, भौतिकता उसमें 100%। और मॉडर्न सिविलाइजेशन सक्सेसफुल कब होगा, उसका ट्रायम्फ मतलब उसकी जीत कब होगी? जब मटेरियलाइजेशन लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी आप जैसे देखो, जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसको कंज्यूमर वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है? जो सिस्टम चल रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम, उसको कंज्यूमरिज्म भी कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं? आप हर एक चीज का, हर एक प्रोडक्ट का आप एड देखते हो कहीं ना कहीं, टीवी पर एड मतलब एडवर्टाइजमेंट, टीवी पर, रेडियो पर, कहीं पर भी, ये इंटरनेट के माध्यम से आप एक चीज, किसी भी नए सामान का एडवर्टाइजमेंट देखते हो और आपको लगता है अच्छा हाँ, ये तो अच्छी चीज है, इसकी मुझे जरूरत है, आप खरीद लेते हो।
फिर चाहे कुछ दिनों के बाद आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े या फिर वो चीज़ आपके लाइफ में एक ऐसा नया आदत बना देती है जिसकी आपको पहले आवश्यकता नहीं थी, ठीक है? तो हमारा जो प्रेज़ेंट टाइम जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में वो मटेरियलिज़्म का ही है। हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा सामान इकट्ठा करो, हर लोग, हर इंसान उसी के पीछे भाग रहे हैं। ये एक मार्केट इकोनॉमी है जिसमें सब कुछ मार्केट तय करता है। आप क्या खरीदोगे, आपकी आदतें कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, क्या चीज़ें खराब लगेंगी, सब कुछ मार्केट। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो गांधी जी नहीं चाहते थे। वो कम से कम इंडिया में तो ऐसा ना। Paragraph 12. It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merits of the two civilizations. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly, we have a civilization suited to our conditions, and both are good their own respective spheres. अब साथ ही में यहाँ पर गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए वेस्टर्न और हमारे सिविलाइजेशन के बीच में। उन्होंने शायद वो सब डेवलप किया होगा जो उनके क्लाइमेट, उनके सिचुएशन के हिसाब से सही हो, लेकिन इंडिया में वो सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं जो एक्चुअली में यूनिवर्सल ट्रूथ है या एक्चुअली में सही। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human ground. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon a straight regulating of these grounds. तो अगर हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? वो यही है इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, मतलब ह्यूमन इच्छाओं को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाते जाना। इनडेफिनिट मतलब जिसका कोई अंत नहीं, ठीक है? तो इच्छाओं को अनंत रूप से बढ़ाते जाना और उसको फुलफिल करने के पीछे भागते हैं। जबकि जो हमारा सिविलाइजेशन है वो ठीक इसके उल्टा ये सिखाता है कि हमें अपने इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in future state and therefore also in divinity. और गांधी जी कह रहे हैं कि जो मॉडर्न या वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो इनसैशिएबल है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। इनसैशिएबल मतलब जो कभी सेटिस्फाइड नहीं। और ये कहाँ से आता है ऐसा सिविलाइजेशन? इन लोगों को फ्यूचर में फेथ नहीं है, इसलिए जैसे एक किसी भी जानवर को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश आने के पहले या बहुत ज़्यादा ठंड आने के पहले वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने पास खाना इकट्ठा कर कर रख ले, जिसको हम होर्डिंग कहते हैं। तो उसी तरह से ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो आपको होर्डिंग सिखा। जैसे कोरोना के टाइम पर क्या हो रहा था, अगर मार्केट 1 घंटे के लिए खुला है तो लोग क्या करते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो जरूरत नहीं भी है उतनी ज्यादा सामान उतनी सारी चीजें आप खरीद कर इकट्ठा कर लो ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको फ्यूचर पे कोई भरोसा नहीं और उन्हें किसी भी तरह से भगवान पर भी कोई भरोसा नहीं है। डिविनिटी मतलब गॉड। The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in future state and existence of a divine power. जबकि जो हमारा सिविलाइजेशन है वो हमें यही सिखाता है कि फ्यूचर स्टेट वैसा ही होगा जैसा आप अपने प्रेजेंट को बना रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट को अच्छा बना रहे हो तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। और हमेशा भगवान में आस्था रखने, हायर पावर में, डिवाइन पावर में आस्था रखने की सीखो। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. अब जो मॉडर्न इन्वेंशंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मशीन है, ये इतने फैसिनेटिंग है कि हर कोई उसको पाना चाहता है। उसको पाने की इच्छा को कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्ट। लेकिन ह्यूमन बीइंग की जीत किसमें है कि आप अपनी इच्छाओं को, अनंत इच्छाओं पर काबू पा सकते। We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure. इस सेंटेंस का मतलब है कि हम एक ऐसे डेंजरस सिचुएशन में है जहां पर क्षणिक सुख के लिए हम अपने ओवरऑल वेलनेस को, हमेशा के वेलनेस को, हैप्पीनेस को एक्सचेंज कर। बार्टर करना मतलब एक्सचेंज करना होता है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज को देना। तो हमने अपने परमानेंट गुडनेस को, अपने ह्यूमन बिहेवियर के गुडनेस को किस चीज से एक्सचेंज कर लिया है? क्षणिक सुख से। और ये क्षणिक सुख क्या चीजें देती हैं? जो आप मटेरियलिज्म के पीछे भागते हुए अलग अलग चीजों को खरीदने की कोशिश करें। Just as in the West, they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit and the soul. तो यहाँ पर वेस्टर्न और इंडियन सिविलाइजेशन को
कंपेयर करते हुए गांधी जी कह रहे हैं कि वेस्ट में जिस तरह से लोगों ने अलग-अलग मशीन्स और अलग-अलग चीज़ें, प्रोडक्ट्स बनाकर अपने सफलता को हासिल किया है, उसी तरह से हिंदुइज़्म में या इंडियन सिविलाइजेशन ने रिलिजन, स्पिरिट, हायर सेल्फ, सोल, ठीक है, आत्मा के बारे में जानकर, आत्मा से रिलेटेड जानकारी देकर, आपको मोक्ष के बारे में बताकर, ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को कैसे प्राप्त करना है, कैसे हमेशा आपको उसके पीछे ही लगा रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएँ। 16 पैरा, बट वी हैव नो आई फॉर दीज़ ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज़। लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम हिंदुइज़्म के या हिंदुइज़्म जिसे ना कहें, इंडियन सिविलाइजेशन कहें, उसके बारीक और अच्छे ग्रेट महान डिस्कवरीज को देख सकें। हमें क्या दिखता है? हमें जो वेस्टर्न चीजें जो बनाई गई हैं, वही सिर्फ दिखाई देती हैं। आई एम नॉट इनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। इनामर्ड मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना। तो गांधी जी कहते हैं कि जो वेस्टर्न साइंस ने जो प्रोग्रेस किया, अलग अलग चीजों को बनाना सीखा, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाना सीखा है, उससे मैं बहुत ज्यादा इनामर्ड या उससे मैं बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं। In fact, it almost seems as though God in His wisdom has prevented India. और ये ऐसा लगता है कि भगवान ने ही इंडिया को इन सारी चीजों से बचा कर रखा है। Progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materials. तो ऐसा लगता है कि इंडिया को अभी तक मतलब ये इंडिपेंडेंस की पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस समय तक इंडिया को इस तरह के मटेरियलिज्म के रेस में भागने से रोका किसने है? भगवान ने ही रोक कर रखा है, ताकि हमारा जो स्पेशल मिशन है लाइफ में ह्यूमन बीइंग के बेटर वेल बीइंग का, फर्दर वेल बीइंग का, उन सारी चीजों को इंडियन लोग पाने में सक्षम हो सके और दूसरों को भी सिखा सके। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. It has witnessed the fall of Babylonia, Syria. After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. अब गांधी जी कह रहे हैं कि हिंदुइज्म में कुछ तो ऐसा होगा, हमारे इंडियन कल्चर में कुछ तो ऐसा होगा जो अभी तक वो जीवित है। हिंदुइज्म के सामने बेबीलोनिया का महान कल्चर जो अभी का प्रेजेंट इराक ईरान है, सीरिया सेम एरिया, पर्शिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जितने भी महान सिविलाइजेशन थे पुराने टाइम पर, वो सब चले। कास्ट लुक अराउंड यू, वेयर इज रोम, वेयर इज ग्रीस। जो वेस्टर्नर्स रोम और ग्रीस की महानता की आपको कहानी सुनाते हैं, तो उनका रोम और ग्रीस कहाँ बचा है? क्या वो दिखा सकते हैं उसको? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन, और रादर द एंशिएंट रोम, और रोम वाज इटली? तो आप अगर इटली जाकर भी देखो, तो गिबन एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, उनका पूरा नाम एडवर्ड गिबन था और 1700s के टाइम पर ये जिंदा थे। तो उन्होंने रोम के राइज एंड फॉल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो जो एडवर्ड गिबन ने जो डिस्क्राइब किया है, क्या वो रोम अभी भी दिखता है यूरोप में? नहीं। रोम कहाँ है? रोम एक जगह है इटली के अंदर। और जो रोमन एम्पायर था, वो रोम जो जगह है, जो शहर है, उसके नाम को ही लेकर उसने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को और मिडिल एशिया तक कैप्चर किया हुआ था, और इजिप्ट तक रोमन एम्पायर फैला हुआ। और इजिप्ट जो है वो अफ्रीका में है। तो ऑलमोस्ट 3 कॉन्टिनेंट्स को टच करने वाला, 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ ये साम्राज्य, इतना बड़ा रोमन एम्पायर, क्या आप कहीं दिखता है? क्या आप इटली जाकर उस रोमन एम्पायर के किसी भी ग्लोरी को समझ सकते हो, देख सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गो टू ग्रीस, अगर आप ग्रीस जाओ तो वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? क्या वहां पर आपको कोई सिविलाइजेशन, पुराना सिविलाइजेशन दिखाई देगा? नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इंडिया, let one go through the most ancient records and then look around, you would be constrained to say yes, I see your ancient India still living. तो इंडिया के जो पुराने किताबों में जो आपको लिखा हुआ मिलता है, वो अभी भी आप इंडिया के शहरों में, इंडिया के गांव में, इंडिया की सड़कों पर देख सकते हैं। True, there were dung heaps so here and there, but there are rich treasures buried under them. And the reason why it has survived is that the end which Hinduism said before is was not development along material but spiritual line. ये बात सही है कि इंडिया में आपको डंग हीप्स मतलब बहुत गंदगी दिखेगी। डंग मतलब गोबर। लेकिन उसके उस गंदगी के नीचे अगर आप देखो, तो बहुत सारे ऐसे फिलोसॉफिकल जेम्स हो, ठीक है? ऐसे बहुत सारे महान चीजें इंडिया के फिलोसफी में इम्बेडेड है, इंडियन लाइफस्टाइल में इम्बेडेड है, जो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन है, उसने हमेशा
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, ह्यूमन बीइंग के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे फोकस किया है, ना कि मटेरियल। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर restricting our civilization, our culture, our Swaraj depend upon not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial. तो हमारा जो स्वराज भी है, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, खुद का राज, वो मटेरियलिज्म को ये अपनाकर या मटेरियलिज्म के रास्ते पर चलकर नहीं मिलने वाला। अपनी अनंत इच्छाओं पर काबू पाकर ही हम एक अच्छा स्वराज स्थापित कर सकते हैं इस देश में। European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. अब गांधी जी कह रहे हैं कि यूरोप का सिविलाइजेशन ठीक है, अच्छा होगा, बट वो उनके लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। और अगर हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो वो इंडिया के बर्बादी की शुरुआत। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept in. तो ऐसा नहीं है कि उनसे जो सीखने लायक अच्छी चीजें हैं उनको हम ना सीखें, उसको अपने कल्चर में ना मिलाएं, लेकिन उनकी बुराइयों को हमें सीखने की जरूरत क्या है। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to quote certain death. तो गांधी जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो उनका इंसेसेंट मतलब कंटिन्यूस, नहीं रुकने वाला, जो अथक प्रयास है मटेरियल वेलबींग, अलग अलग तरह के गैजेट्स को बनाकर अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट्स को बढ़ाने का, उससे उन्हें कुछ भी नहीं मिलने। धीरे धीरे यूरोपियन सिविलाइजेशन को खुद को ही रीमॉडल करना पड़ेगा, नहीं तो अपने ही कंफर्ट्स, अपने ही भौतिक सुख के दबाव के भार के नीचे वो खुद ही दब जाए। तो अगर आपने प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में कभी भी सुना हो या अगर आप न्यूज़ देखते हो, तो इंग्लैंड, हम पूरे यूरोप के बात छोड़ देते हैं, सिर्फ इंग्लैंड जिसने इंडिया पे राज किया था। अभी क्या सिचुएशन है? इंग्लैंड की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से पीछे है। हम इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। इंग्लैंड के पास अब पैसा नहीं बचा, जिस तरह का पैसा, जिस तरह का वैभव उन लोगों ने 1800s, 1900s के टाइम पर देखा। तो क्या हुआ? इन सारे रास्तों पर चलकर इंडिया जो है वो फ्लरिश कर रहा है, और अपने रास्तों पर चलकर इंग्लैंड जो था, जिसने इंडिया को इतना दबाव दिया था कि तुम्हारा जो है वो सब कुछ खराब है, तुम्हें हमें हमसे सीखना चाहिए कि सिविलाइजेशन क्या होता है, उसी रास्ते पर चलकर उनका पतन हो रहा है। और हमें अपने इंडियन सिविलाइजेशन पर चलकर, अपने इंडियन सिविलाइजेशन से सिखाए गए मार्गों पर चलकर ज्यादा से ज्यादा सक्सेस। तो गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि मैं जो इंग्लैंड के बारे में कह रहा हूँ, मैं यूरोप के बारे में कह रहा हूँ, वो गलत हो, लेकिन अगर इंडिया उनके राह पर चलेगा तो वो इंडिया के लिए सडेनली डेड। लेट अस engrave on our hearts the motto of Western philosopher, plain living and high. तो गांधी जी की क्या फिलॉसफी है? प्लेन लिविंग, सादा जीवन, हाई थिंकिंग, उच्च विचार। Today it is certain that millions cannot have high living, and we, the few who profess to do the thinking for the masses, run the risk in vain search after high living of missing high thinking. तो सब लोग हाई लिविंग की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने विचारों को उच्च बनाने के, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication, but in the deliberate and voluntary restriction of thought. फिर से उसी बात को गांधी जी दोहरा रहे हैं कि सिविलाइजेशन अपने रियल सेंस में इच्छाओं की, अनंत इच्छाओं की पूर्ति करना या उसको पूर्ति करने के पीछे भागना नहीं है। सिविलाइजेशन क्या है? उस पर सही से काबू पाना सीखना सिविलाइजेशन। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. और यही अगर हम सीखेंगे तो हमारे अंदर कंटेंटमेंट आएगा, हम सेटिस्फाइड फील करेंगे, असली सुख की हमें प्राप्ति होगी, आप हमेशा खुश रह पाओगे और दूसरों को आप सर्व कर पाओगे, दूसरों को हेल्प कर पाओगे। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level, it becomes a hindrance instead of help. तो कुछ हद तक एक अच्छा लाइफ होना नेसेसरी है, मतलब एक
अच्छा खाना, रहना, कपड़ा, जो बेसिक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, वो मिलना तो ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा अगर आप कम्फर्ट के पीछे भागोगे, तो वो आपके प्रोग्रेस में, आपके ह्यूमन एज़ अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माइंड, सोल के डेवलपमेंट के रास्ते में हिंड्रेंस बनता है। हिंड्रेंस का मतलब रुकावट बनता है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. इसीलिए इस आइडियल के पीछे, इस फिलॉसफी के पीछे भागना कि अनंत इच्छाएं हों और उनकी पूर्ति करते ही जाना है, ये सब कुछ डिल्यूजनल है, ये सब कुछ झूठ है और इस झूठ से आपको एक दिन बाहर निकलना ही पड़ेगा और ये एक तरह का छलावा है, एक तरह का जाल है। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point a dead stop. Therefore, it degenerates into physical and intellectual vultures. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in the service of humanity, on which all his energy should be concentrated. तो इस तरह से अगर आप मटीरियलिज्म के पीछे भागोगे तो वो अपने शारीरिक और मानसिक दोनों पतन का कारण बनेगा और आपको कभी भी हेल्दी नहीं रहना और आप दूसरों का हेल्प करना अपने अंदर ह्यूमैनिटी को जगा कर रखना इन सारी चीज़ों से वंचित रह जाओगे और एक ह्यूमन बीइंग की सारी एनर्जीज उस पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए मतलब आपकी सारी एनर्जीज अच्छी चीज़ों को सीखने में ही फोकस ये आपके चैप्टर का अंत है यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आंसर है उसके बाद से वर्ड मीनिंग तो मैंने आपको पढ़ाते बता दिया ज़्यादातर बट इन वर्ड मीनिंग को अगर आप लर्न करोगे याद रखोगे तो आप अपने इंग्लिश सेंटेंसेस जब आप बनाते हो इंग्लिश बोलते हो या लिखते हो किसी भी तरह से तो वो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन तो अभी तक पूरे चैप्टर को तो समझकर आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है और वो क्या चाहता है क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑथर मतलब गांधी जी इन्होंने कन्वे मतलब क्या बताया तो अपने रीडर्स को गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में क्या सिखा रहे हैं यही सिखा रहे हैं कि अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के पीछे नहीं भागना व्हाट इज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे अलग बात क्या है मटीरियलिज्म द ऑथर परसीव डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस हाउ और मॉडर्न इन्वेंशंस अलग अलग गैजेट्स इन सारी चीजों से ह्यूमन लाइफ को क्या खतरा है ये बताना आपको इस क्वेश्चन व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मटीरियलिज्म और मटीरियलिज्म भौतिक सुख के सामने जो ऑथर है मतलब गांधी जी हैं वो किस चीज को अधिक महत्व देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड हमारा इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज पर डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग के स्पिरिचुअल अपलिफ्ट हमारे सोल के अपलिफ्ट व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म और रियल सेंस ऑफ द टर्म में सिविलाइजेशन क्या मीन करता है वो अभी अपने यहाँ पर चैप्टर में पढ़ा है तो बेसिकली इन सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है ये सारे सेंटेंसेस आपको चैप्टर में ढूंढने हैं और उसी सेंटेंस से आपको इनका आंसर करना है तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे चैप्टर के बीच बीच में वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिनका आंसर आपको चैप्टर के अंदर ही लिखा हुआ मिल जाएगा और वहीं से आप उसको आंसर कर सकते हैं छोटे आंसर अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पर आपको आंसर जो है वो विस्तार से डिटेल में अच्छे से समझा कर लिखना पहला क्वेश्चन है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया एज अ वर्ल्ड इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड व्हाट डज गांधी मीन बाय स्टेटमेंट डू यू सब्सक्राइब टू हिज व्यूज तो गांधी जी का ये कहना कि इंडियन सिविलाइजेशन इतना महान है कि उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता दूसरा सिविलाइजेशन इससे गांधी जी का क्या मतलब है तो वो तो इस चैप्टर में आपने जो समझा है गांधी जी किस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन को महत्व देते हैं किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को ह्यूमन को एक बेहतर से बेहतर इंसान बनाने के तरीकों को इन सारी चीजों को महत्व देते हैं वो आपको यहाँ पर समझाना है और आप क्या इनसे सहमत हो जो गांधी जी जो कहना चाहते हैं क्या आप उनसे सहमत हो या नहीं हो इन सारी चीजों को Second question है we notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. Pick out other metaphors used in the lesson. How does these metaphors help Gandhiji in persuading the readers? Metaphors का मतलब होता है किसी भी दो चीजों को कंपेयर कर अब यहाँ पर आपने देखा माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड माइंड को किससे कंपेयर किया गया बर्ड
एक ऐसी बेचैन चिड़िया से जो हमेशा एक डाल से दूसरे डाल पर खुदकती रहे। तो इस तरह से और कितने कंपैरिजंस किए गए हैं इस चैप्टर में, वो आपको ढूंढना है। और ये जो सेंटेंस है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, इस सेंटेंस को गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, इस कंपैरिजन से लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, वो आपको इस आंसर में समझाना। थर्ड क्वेश्चन है, मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी, व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी होल्ड कीज टू रियल हैप्पीनेस, हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस के बारे में तो हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया अभी इसी चैप्टर को समझते हुए, कि हैप्पीनेस भौतिक चीजों में नहीं मिलती। हैप्पीनेस जो है वो आपका मेंटल कंडीशन, तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी। नेक्स्ट है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स फील सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, व्हाई डिड दे डू द राइट थिंग। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बड़े बड़े शहर बनाने के पीछे क्यों नहीं वो भागे, या उसकी कोशिश क्यों नहीं की, क्यों वो छोटे गांव से ही। फिर आपको ये बताना है कि आपके हिसाब से क्या छोटे गांव में रहना, एक सेल्फ सफिशिएंट गांव सही डिसीजन था। Will it be wise today to follow our ancestors in this connection? और अभी का जो सिचुएशन है, मॉडर्न सिचुएशन में, क्या हम जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था, क्या वो अभी भी एप्लीकेबल है, क्या उसे हम फॉलो करके चल सकते हैं? गिव योर ओन व्यू, अपने हिसाब से आपको, आप जो समझते हो, आप जो सही मानते हो, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द नेगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पूरे नेगेटिव फीचर्स की बात की गई है कि वो मटीरियलिज्म के पीछे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हाउ इज द सिविलाइजेशन सुपीरियर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर पूरे के पूरे चैप्टर में, किस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत ही बेहतर है और हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत। A certain degree of physical harmony and the comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. ये जो सेंटेंस है, अभी तुरंत हमने इस सेंटेंस को पढ़ा, उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो एक मिनिमम लेवल ऑफ खाना पीना रहना, मतलब रोटी कपड़ा मकान नेसेसरी है ह्यूमन बीइंग को अच्छे से जिंदा रखने के लिए, बट उससे ज्यादा वो आपके प्रोग्रेस में एक रोड ब्लॉक बन जाती है, एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है। इस चीज को डिस्कस करना, इलैबोरेट करना मतलब डिटेल में बात। अब यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन दिया गया है, इसको सिर्फ आपको डिस्कस करना है, आंसर लिखना नहीं। तो पहला टॉपिक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हैव बीन अ बिगेस्ट वेपन ऑफ मैनकाइंड। किस तरह से सच्चाई के राह पर चलकर और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों ने बड़ी से बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, जो कि एक युद्ध या एक वॉर के बैटल के माध्यम से नहीं जीती जाती। सेकेंड है, हाई थिंकिंग कैन नॉट गो अलोंगसाइड हाई लिविंग। तो गांधी जी ने जो ये कहा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपको उच्च विचार चाहिए तो उसके साथ साथ आप एक बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं जी सकते। तो क्यों नहीं जी सकते हो, ये आपको बताना, ये आपके डिस्कशन का पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर C3 जो है वो है कॉम्पोजिशन। जो दो सेंटेंसेस दिए गए ए और बी, उस टॉपिक के ऊपर 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ। मतलब बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, आपको इन सारे सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करना और उसके बारे में अपने व्यूज बताना। तो जो पहला सेंटेंस है, द रियल डिग्निटी ऑफ अ मैन लाइज नॉट व्हाट ही हैज बट इन व्हाट ही इज। तो ये सेंटेंस जो है, इसका पूरा का पूरा मतलब, इस चैप्टर का जो समरी है, इस चैप्टर का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसको कह सकते हैं, वही है कि आपके पास चाहे जितने भी मटेरियल पोजेशन हो, जितने भी थिंग्स हो, जितने कंफर्ट्स की वस्तुएं हो, वो सब मैटर नहीं करता, बट आप किस तरह के इंसान हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति, वो डिसाइड करता है कि आप कैसे इंसान हो और लोग आपको कैसे समझेंगे, आपका इमेज, आपकी प्रतिष्ठा सोसाइटी में कैसे। दूसरा जो टॉपिक है बी, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। इसका भी मतलब सेम ही, क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ। क्राउन का मतलब हो गया ताज, और ग्लोरी मतलब उसकी शोभा। तो आपके लाइफ के, आपको जीवन का जो पूरा उद्देश्य है या उसकी शोभा क्या है, उसकी गरिमा किस चीज में है, आपके कैरेक्टर में है, आप किस तरह के इंसान, और आप किस तरह के इंसान हो, या आपके आचरण से, व्यवहार से, आपका दूसरों के प्रति आप क्या भाव रखते हो, किस तरह से उनकी मदद करते हो या नहीं करते हो, इन सारी चीज पे डिपेंड करता है।
तो इन्हीं चीज़ों को आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, मिनिमम 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स का मतलब आप समझ सकते हैं, आपको ऑलमोस्ट 1 पेज इसके बारे में लिखना। इसके बाद जो नंबर डी है, D1, इसमें आपको इन वर्ड्स को जो इनके स्पेलिंग दिए गए हैं, करेक्ट स्पेलिंग को बताना है। तो ये तो आप बिल्कुल ईज़िली कर सकते हो, नेट पे देखकर भी कर सकते हो। जैसे ऑक्यूपेशन है, तो ऑक्यूपेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? OCCU, PATION। यहाँ पर सिर्फ एक सी यूज़ किया गया है। इसी तरह से सारे वर्ड्स के स्पेलिंग को करेक्ट करना है। फिर एक्सरसाइज जो 2 है, इसमें इन वर्ड्स के 2 मीनिंग्स बताना है, ठीक है? जैसे कॉपी, सबसे सिंपल वर्ड यहाँ पर क्या है? कॉपी। तो एक कॉपी तो नाउन है, जिस कॉपी में हम लिखते हैं, जो आपका नोटबुक हुआ, और एक कॉपी जो है वो वर्ड। वर्ड कॉपी मतलब जिससे जैसे कंप्यूटर में आप कॉपी पेस्ट करते हो, आपने किसी चीज को देखकर कुछ नकल उतारा, वो नकल इज कॉपी, ठीक है? इसी तरह से रीजन, थिंकिंग, वांट्स, डूइंग, इन सारे वर्ड्स के दो दो मीनिंग्स बताने हैं। इसके बाद हम आते हैं D3 पर। फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड the meanings of which have been given in column A and the last part of each word is given in column B. अब यहाँ पर कॉलम A में दिया गया है वर्ड का मीनिंग, ठीक है? और आपको वो वर्ड खोजना है जो इस मीनिंग को दर्शाता है, और वो वर्ड आपको कहाँ मिलेगा? इस चैप्टर, इस लेसन के अंदर ही मिलेगा। Someone related who lived long time ago, तो इसको क्या कहते हैं? क्या वर्ड है इसके लिए चैप्टर में? Ancestor। फिर वैसे ही one's homeland, जो आपका होमलैंड या आपकी जो मातृभूमि होती है, उसको क्या कहते हैं? बीइंग अ बर्डन टू, किसी के ऊपर आप बर्डन, टू स्प्रेड आइडियाज, बिलीव्स, एक्सेट्रा, इस चीज को क्या कहते हैं? स्लो विटेड, एडवाइस अगेंस्ट। एडवाइस अगेंस्ट के लिए क्या वर्ड है, ये मैंने आपको बताया भी था, डिसवेड। एक्सचेंज गुड्स, प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा, ये क्या था? एक चीज के बदले जब हम दूसरी चीज लेते हैं तो उसको कहते हैं बार्टर, ठीक है? तो इस तरह से मैंने आपको कुछ आंसर्स बता दिए हैं, बाकी आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताओ। और किसी को अगर कोई वर्ड नहीं मिलता हो या वो समझ नहीं पाता उसको मीनिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी एक्सरसाइज जो D4 है, या जो एक्सरसाइज 1 है, यहाँ पर आपको ये सारे फ्रेजेस, जैसे सेटिस्फाइड विद, बी सूटेड टू, बिलीव इन, क्लिंग टू, इन वेन, इन सारे फ्रेजेस को आपको लेसन के अंदर ढूंढना है कि ये किस सेंटेंस में यूज किया है, ठीक है? ये तो बहुत सिंपल था। इसके बाद है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन केयरफुली। वी आर dazzled by the material progress that Western science has made. In the above sentence, dazzled and made are participle of the verb dazzle and make. ठीक है? तो past participle है, make का made हो गया, dazzle का dazzled हो गया। अब एक्सरसाइज 1 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंसेस given below by using the appropriate form of the verbs given in the bracket. तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है उसका क्या फॉर्म, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म इस सेंटेंस के अंदर यूज होगा, उससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश इट अलाइव नाउ, तो कीप का क्या हो जाएगा? केप्ट इट अलाइव नाउ, ठीक है? बी है आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल, लाइव का क्या हो जाएगा? अलाइव। सी है वी हैव डैश में थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, वी हैव borrowed things from the western literature, ठीक है? इसी से तरह से बाकी तीनों को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज 2 पर आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इस सेंटेंस को हमने बहुत बार पढ़ा है चैप्टर के अंदर भी और क्वेश्चन आंसर्स में भी। अब यहाँ पर क्या करना है? मार्क द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव इन द above sentence. Look at the examples given in the table. अब यहाँ पर क्या है? The harder you work, the better you achieve. The more she earns, the more she wants. Form 10 sentences of your own choice on this pattern. तो जिस तरह से ये है, the harder you work, जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितनी मेहनत से काम करोगे, उतनी ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। The better you achieve. The more she earns, जितना ज्यादा वो कमाती है, the more she wants, उतना ज्यादा उसको पाने की इच्छा होती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर दो कंपैरिजन, ठीक है?
इस तरह के सेंटेंसेस आपको खुद से फॉर्म करना। अब ये लास्ट वाला तो प्रोजेक्ट वर्क है, इंडियाज मार्च टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो हमने देखा है, जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बता रही थी कि गांधी जी की क्या इच्छाएं थी, मॉडर्न इंडिया कैसा है, किस पाथ पर हम चल रहे हैं, तो इंडिया किस तरह से इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, ये आपके प्रोजेक्ट वर्क का टॉपिक। यहाँ पर लिखा गया है, गांधी एंड नेहरू lived in the same era. Both of them played very significant role in building modern India. Ask your history or political science teacher or consult reference book to find out their views on civilization and modernization. तो यहाँ पर तो आपने गांधी जी के व्यू को देख लिया कि सिविलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को लेकर वो क्या सोचते थे। अब आपको नेहरू जी के व्यू को जानना है, जो कि आपको नेट पे बहुत इजीली मिल जाएगा। बस आपको सर्च करना होगा नेहरूज व्यू ऑन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, तो उनकी क्या सोच थी सिविलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को। और अगर स्कूल आपको कहता है इस पे प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए, तो आप इंडियाज मार्च टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन पे एक प्रोजेक्ट वर्क भी बना सकते हो कि इंडिया का जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्रेस था 1947 के बाद से इंडिया ने आज तक जो अचीव किया है वो किस तरह से अचीव। आई होप आपको ये बुक का पहला चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और एक्सरसाइजेस जितने दिए गए हैं, जितने तरह के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, अब आप उन क्वेश्चन आंसर्स को खुद से लिखने में सक्षम हो। अगर आप किसी को कोई स्पेसिफिक आंसर चाहते हो, या आपने कुछ नहीं समझा, या जो आंसर्स मैंने नहीं बताए जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, उन सारे आंसर्स को आप कमेंट में लिखकर आराम से पूछ सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे के भी चैप्टर्स को इसी तरह से इजीली समझ सकें। थैंक यू सो मच।